नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। पार्लियामेंट्री बिजनेस का उद्देश्य है आपको देश के सांसदों से मिलवाना, उनके बारे में बताना। इसी क्रम में आज आए हैं हम दिल्ली से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, किसानों को लेके कानून बिल संसद के अंदर पेश हुआ था, उसको लेके देश के तमाम हिस्सों में विरोध हो रहा है। आपने खुद भी ट्रैक्टर रैली निकाली थी दिल्ली और हरियाणा से सटे हुए इलाकों में, तो क्या किसानों की समस्या है सर? देखिए, ये किसानों की जो समस्या थी उसको ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार ये किसान बिल लेके आए। किसानों की समस्या ये थी कि उनकी जो फसल का दाम है, जितना बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी फसल को ख़रीद कर उनका वो फाइनल प्रोडक्ट बनाकर जो दाम उसको लेती है, जितना मुनाफा कमाती है, वो किसान को उसके कंपैरिजन में कोई भी मुनाफा नहीं मिलता है। इसलिए किसान को मुनाफा मिले, बीच के बिचौलिए ख़त्म हो जाएं, बीच के जो सारे दलाल हैं वो ख़त्म हो जाए और किसान को पूरे देश में अपनी फसल कहीं पर भी बेचने की अनुमति हो। उसको कोई लाइसेंस, उसको कोई परमिशन, ये सारी प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। ये सारी बातें सोचकर ये किसान बिल आया है। और कहीं पंजाब में कहीं पर अगर ये विरोध हो रहा है तो वो विरोध केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है, क्योंकि अभी वहाँ चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। दूसरा जो वहाँ पे बड़ा दल है अकाली दल, उनको भी किसानों के बीच में वोट मांगने के लिए जाना है। इसलिए ये सारे राजनीति कारणों से इसका विरोध हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि मोदी जी की सरकार अभी अगले 4 साल और चलेगी, उसके अगले 5 साल और वो दोबारा चुन के आएंगे, तो 9 साल तो ये तय हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। और भगवान करे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो और इस देश की सेवा करें। तो उनके रहते रहते ही किसानों को आने वाले समय में ये पता लग जाएगा कि उनको कितना इसका फ़ायदा मिल रहा है और ये सभी के सामने आ जाएगा, ये बात किसी से छुपी नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें हैं और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ था सर इस बिल को लेकर। आप खुद भी एक सांसद हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस व्यवहार को राज्यसभा में, जो राज्यसभा के सांसदों द्वारा किया गया? देखिए, मैं बड़ा अचंभित हुआ जब मैंने राज्यसभा में विरोध को देखा और मैंने देखा कि वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो टेबल पर चढ़ गए। उन्होंने मार्शल के साथ में उनका गला पकड़ा और धक्का मुक्की करी। मैं जब ये सब देख रहा था तो मुझे एक तरफ हंसी भी इसलिए आ रही थी कि मैं उसी सांसद को, उसकी पार्टी को देखता हूँ कि दिल्ली में उन्होंने किसानों का दर्जा ख़त्म किया हुआ है। दिल्ली में किसानों के बिल, जो बिजली के बिल थे, उन्होंने उसके दाम बढ़ा दिए। दिल्ली में किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन खेती करने के लिए नहीं दिया जाता। दिल्ली में कोई भी एमएसपी योजना भारत सरकार की लागू नहीं की जाती। दिल्ली में किसान को किसी भी प्रकार का मुनाफा जो देश के किसानों को मिलता है वो दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता। जब मैं ये सारी बातें देख रहा था कि एक तरफ तो दिल्ली में किसानों के साथ में एक अपना बदले की भावना के साथ में काम हो रहा है और दूसरी तरफ उसी पार्टी का सांसद वहाँ पे राज्यसभा में नौटंकी कर रहा था कि वो किसान का हमदर्दी है, तो उस व्यक्ति के और उस पार्टी के दो चेहरे थे। और ऐसे ही सारी विपक्ष की पार्टियाँ जो वहाँ पर चिल्ला रही थी, जिन्होंने इस देश में 50 साल तक राज किया, जिनके कार्यकाल में किसान आत्महत्या करते रहे, किसान की दुर्दशा होती रही, किसान अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था, किसान अपनी फसल जो उसकी लागत थी वो भी उसको नहीं मिलती थी। ये सारी बातें जब हम देखते थे और वो पार्टियां वहाँ पर चिल्ला रही थी, तो हमें देखकर बड़ा जो अपना दुख होता था, कष्ट होता था कि ये जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी ने हल चलाया है, मेरे पिताजी ने खेतों में काम किया है, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि ये बिल पूर्णतः 100%, 100% किसान के हित में है। किसान से इसकी खुशहाली होगी, किसान से इस बिल से उन्नति होगी। सर, केजरीवाल सरकार पे एक मेरा सवाल है। केजरीवाल सरकार ने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी एक दावा किया कि हमने एक फ्लाईओवर बनाया है सीलमपुर से शास्त्री तक। फ्लाईओवर जो बनाया हमने, उसमें 53 करोड़ रुपए हमने बचाए। कितना दावा उनका ठीक है? देखिए, होता क्या है कि
केजरीवाल इस दुनिया का एक नंबर का झूठा इंसान है, धोखेबाज इंसान है। वो उसको मालूम है कि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, उसको कभी भी नार्को टेस्ट की मशीन पर नहीं बिठाएंगे जिससे उसका झूठ साबित होगा। उसे मालूम है वो जितना मर्जी झूठ बोलता रहे और वो लोगों को इस तरीके से गुमराह कर पाएगा। उन्होंने एक फ्लाईओवर पहले भी, आज से 3 साल पहले एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था विकासपुरी में, और उन्होंने कहा था कि हमने इस फ्लाईओवर में 100-125 करोड़ रुपए बचाए। जब मैंने उसके बाद में उसकी जानकारी मांगी तो पता लगा कि जो उसकी चौड़ाई और लंबाई थी वो इस सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। तो जब चौड़ाई और लंबाई फ्लाईओवर की कम हो जाएगी तो स्वाभाविक उसका जो दाम है, जो उसका वैल्यू है वो कम हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही ये जो इन्होंने शास्त्री पार्क में जो फ्लाईओवर बनाया है, इसमें भी मैंने जब जानकारी मांगी तो मुझे पता लगा इसमें जो जो आवश्यकता उनको, जो जो सुविधाएं देनी थी उसमें इन्होंने कटौती करी। जब कटौती करी तो स्वाभाविक है कि उसका जो लागत है वो भी कम आ जाएगी। अब ये पहले कटौती करते हैं, ये तो बताते नहीं हैं कि पहले फ्लाईओवर किन टर्म्स कंडीशन में, किन सुविधाओं के साथ में उसका टेंडर हुआ था, और आज उन्होंने क्या क्या टेंडर में से किन बातों को निकाल दिया है, और जिन बातों को निकाल दिया उससे लागत कम हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल जानता है कि उसको कैसे लोगों के दिमाग के साथ में खेलना है। जिस तरीके आज हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि कोई पराली नहीं जलाई जाएगी, पराली नहीं जल रही है, फिर भी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। इससे ये बात साबित होती है कि पराली से केवल दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं हो रहा था। तो केजरीवाल ने पिछले सालों में दिल्ली के लोगों के दिमाग में एक बात ये डाल दी कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो हरियाणा की पराली जलने से हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने 15 दिन में ये डाल दी दिल्ली के लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, लोगों की, जनता की जेब से दिल्ली सरकार अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देकर रेड लाइट पे खड़े कर रही है। वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो रहे हैं कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो लोगों को जब वो गाड़ी में बैठे होते तो उनको लगता है कि जो पोल्यूशन है केवल उन्हीं की गाड़ी चलने से हो रहा है। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के दिमाग में 2 बातें डाल दी। एक तो जो पोल्यूशन हो रहा है वो या तो पराली से हो रहा है या लोगों की जो गाड़ियाँ चल रही है उससे हो रहा है। सर मेरा सवाल ये पॉल्यूशन पे ही है। जब भी दिसंबर जनवरी का महीना आता है तो दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में एकदम हो जाती है। केजरीवाल सरकार के ऐसे क्या काम है और कितना उन्होंने काम किया है प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में? तो केजरीवाल जी बताएं उन्होंने क्या काम किया। मेरे हिसाब से तो उन्होंने एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया। और जब भी नवंबर आता है तभी केजरीवाल की नींद जागती है और तब वो केजरीवाल ये अपना नौटंकी करता है, अपने कुछ लड़कों को रेड लाइट पे खड़ा करके, और ऐसी नौटंकी करता है ताकि लोगों को दिखाई दे कि कुछ हो रहा है। सर आप असलियत ये है कि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। जो अपना पराली से पोल्यूशन आता है वो दिल्ली में केवल 6% उसका कारण है पोल्यूशन का। जो दिल्ली के लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं, सर्वे में आया कि वो खाली 2% दिल्ली के पोल्यूशन में योगदान करते हैं। यानी कि 98% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के और अनेक कारणों से आ रहा है, जिसमें थर्मल प्लांट हैं, जिसमें अनऑथराइज कॉलोनी में रोड नहीं बनना है जिससे धूल उड़ती है। लगभग 70,000 ऐसी सड़कें अनऑथराइज कॉलोनी में जिनमें आज भी धूल उड़ती है, वो सारी धूल हवा में जमा होती है। दिल्ली में इलीगल अनऑथराइज दिल्ली सरकार की शह पर, उनके विधायक की शह पर दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरियाज चल रहे हैं जिनसे पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं जो दिल्ली सरकार जिसके जिम्मेदार है, जिसको वो अपनी जिम्मेदारी से भागती रहती है। सर आपने एलजी को एक पत्र लिखा है कुछ दिन पहले कि अवैध मस्जिद और मदरसों पर कार्रवाई हो। देखिए, मैंने उनको जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि अवैध मस्जिद, अवैध कब्रिस्तान, अवैध मदरसे या कोई भी रिलीजियस जो अवैध है, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर है, उसमें अगर कोई मंदिर भी है, कोई गुरुद्वारा भी है, कोई चर्च भी है, कोई अवैध अगर किसी पब्लिक लैंड के ऊपर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने तो उनको ये पत्र लिखा है और हमने उनको सूची भी दी है जो लोगों ने हमको अपना उपलब्ध कराई। ऐसी 50 से ज़्यादा ऐसी मस्जिद और कब्रिस्तान, मदरसे हैं जो सरकारी गवर्नमेंट लैंड पर, जिस सरकारी ज़मीन पर पार्क बनना था या कम्युनिटी सेंटर बनना था या कोई सुविधाएं बननी थी, वहाँ पर लोगों ने कब्जा करके ये सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं। तो हमने तो इस बारे में उनको पत्र लिखा है और उन्होंने आगे आदेश भी दिए थे, मगर सारे डीएम्स ने जो है उसकी कार्रवाई रोक दी, क्योंकि उनका कहना है कि हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार ने हमें रोक दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है। सर एक शायर है मुनव्वर राणा, उन्होंने एक बयान दिया था, अभी बेहद विवादित बयान दिया था। सीए का जब
विरोध चल रहा था पूरे देश भर के अंदर, जब बिल पास हुआ था सीए का, तो लगातार उनकी बेटी की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए गए थे मोदी सरकार के खिलाफ भी। अभी उनका एक बयान आया है कि अगर मेरे माता पिता कोई कार्टून बनाएगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। कैसे देखते हैं आप, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से बयान दे रहा है? देखिए, मैं इस बारे में तो कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि क्योंकि मेरे को सारी अभी अपना जानकारी है नहीं कि क्या हुआ था, और अगर कोई उनको अपना व्यक्तिगत कोई ठेस पहुंची थी तो उनको किसी का कत्ल करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। सर, एमपी लैड फंड आपके द्वारा कराए हुए विकास कार्य कौन कौन से हैं सर? देखिए, हमने, क्योंकि अभी आपको मालूम है जब से हम अपना सांसद बने उसके बाद में 6 महीने के बाद में कोविड में अपना लॉकडाउन में हम लोग चले गए, तो हमारी बहुत सारी स्कीमें बन रही हैं और बहुत सारे हमारे अपना टेंडर हो रहे हैं, जिसमें पार्कों का निर्माण है, जिसमें पार्कों में जिम, जिसमें पार्कों में हट और ऐसे निर्माण कार्य हैं। और कहीं पर हमारे अपना कम्युनिटी सेंटर हैं, ये अपना निर्माण कार्य चल रहे हैं, कहीं पे सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये सारे, और जो हमारा दूसरे और तीसरे साल का जो एमपी लैड फंड है वो तो हमसे भारत सरकार ने कोविड राहत कोष में ले लिया था, तो अभी जितना भी फंड है उससे निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सर, एक सवाल है, बल्लभगढ़ में अभी एक निकिता तोमर लड़की थी, उनका एक सरफिरे ने गोली मार के हत्या कर दी। हाथरस में जब ऐसा ही एक मामला आया था, एक बिटिया को मार दिया गया था, वहाँ पे आरोपी जेल में है, सीबीआई जांच चल रही है, वहाँ नेताओं की होड़ लग गई थी जाने के लिए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सब पहुँच गए थे। दिल्ली के जस्ट बगल में बल्लभगढ़ है, वहाँ अभी तक कोई विपक्ष का बड़ा नेता नहीं पहुँचा है। देखिए, जो हमारे सारे विपक्ष हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि मोदी सरकार चल रही है और मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। अब वो अपना कारण ढूंढते रहते हैं कि क्या कारण से हम इस सरकार को बदनाम करें, क्या कारणों से हम जो है लोगों को आपस में बांटें, धर्मों में बांटें। और ऐसे ही जब एक बिना उसकी असलियत पता किए, बिना उसकी सच्चाई पता किए, जब हमने देखा हाथरस में जो अपना घटना हुई थी उसकी सच्चाई जो सामने आ रही है धीरे धीरे, उसकी भाभी कोई और निकली, उसके सारे बयान, उनके फ़ोन टेप जो हो रहे हैं, तो उससे ये पता लगा, फिर अपना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि वो अपना रेप नहीं हुआ था, या जीभ नहीं काटी थी, या आँख नहीं फोड़ी गई थी। तो जो घर वालों ने कोई लव ट्रायंगल में अपनी बेटी को मारा, इससे उनकी मौत हुई, ये बातें भी सामने आ रही हैं। तो अभी तो जांच चल रही है, मगर विपक्ष जिस तरीके से एक धर्म को लेके उसके ऊपर में राजनीति करता है, अभी तक एक धर्म को वो अपना वोट बैंक समझता आया है, ये बहुत ही दुख की बात है। और बड़े बड़े लोग बिना असलियत को जाने, बिना सच्चाई को जाने इसमें कूद जाते हैं, और केवल उनको ये दिखाई दे रहा है कि अगर सारे हिंदू एक पार्टी के साथ हो गए तो हम उनके जितने अपोजिट लोग हैं उनको एक पार्टी के साथ करें। ऐसी सोच केवल और केवल कांग्रेस और जितनी सारी विपक्ष की पार्टी हैं वो ऐसी सोच रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा शुरू से एक ही नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, और ये हमने अपनी हर स्कीम में इसको हमने करके दिखाया है। हर व्यक्ति के लिए ये स्कीम आई है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारी स्कीमें आई हैं, उनको जिसका इसको फ़ायदा मिल रहा है। तो विपक्ष की ये सोच, ये उनके जो अपना कार्य हैं वो बहुत ही अपना निष्ठा से परे हैं। सर, एक जनता का सवाल है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद वीवीआईपी हो जाते हैं, जनता से मिलते नहीं है, कितनी सच्चाई है सर इसमें? देखिए, ये सच्चाई लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ पे जैसे एक अपना निगम पार्षद होता है, वो 50,000 वोट पे पार्षद होता है। हमारे यहाँ पे विधायक होता है, वो 1.5 से 2 लाख वोट पर विधायक होता है। जो सांसद होता है, मेरे यहाँ पर लगभग 22-23 लाख वोट हैं। तो 23 लाख वोट और लगभग 40 लाख की पॉपुलेशन, उनको मैं रोज़ रोज़ दिखाई दूँ, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। और इसलिए लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है और घूमना बहुत ज़्यादा होता है। हर क्षेत्र में महीने में 2 महीने में एक बार हम चले जाएं, ये हमको लगता है कि ये काफ़ी है, क्योंकि रोज़ रोज़ भी एक एक एरिया में जाएं तो भी एक एरिया का नंबर 365 दिन के बाद ही आएगा। मेरे यहाँ पर कॉलोनियाँ लगभग अपना 400 तो अनऑथराइज कॉलोनी है, मेरे यहाँ पर 100 तो गांव हैं, मेरे यहाँ पे RWS लगभग 600-700 RWS हैं।
300 तो मेरे द्वारका में हमारी अपना सोसाइटीज़ हैं, तो मैं 365 दिन ही होते हैं। अगर मैं 365 दिन में हर जगह 2-4 जगह भी जाऊं तो भी ये सारी जगह में एक साल में भी अपना 2 बार नहीं जा सकता, इसलिए लोगों को लगता है। सर, दिल्ली की जनता में चुनाव के बाद भी, और जब दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव चल रहे हैं, एक बड़ी दिलचस्प ये थ्योरी चल रही थी कि प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़े रहेंगे। अमित शाह ने, जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी एक रैली में कहा था कि विकास के मुद्दे पे कभी भी बहस करनी हो तो प्रवेश वर्मा को मैं भेज दूंगा, अरविंद जी। तो क्या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़े होंगे आने वाले विधानसभा चुनावों में? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। अगर हमारे गृह मंत्री जी ने 2 बार मेरा नाम लेके अपना केजरीवाल जी को चुनौती दी थी, तो उनको लगा होगा कि मैं उनके सामने और उनको उस बहस में मैं उनको टक्कर दे सकता हूँ या उनको हरा सकता हूँ, इसलिए गृह मंत्री जी ने ऐसी बात बोली होगी। तो अगर पार्टी को कभी भी लगेगा कि उनको प्रवेश को कहीं पर भी खड़ा करना है या कहीं पर भी कुदाना है, तो मैं तो हमेशा तैयार हूँ। दिल्ली संभालने के लिए तैयार हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा? देखिए, मेरे पिताजी ने दिल्ली को संभाला, मेरे पिताजी ने दिल्ली की सेवा करी, उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत सारे सपने उनके थे, उनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, खाली 2 साल का उनका मुख्यमंत्री का काल रहा, और 2 साल में मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता उनको 200 साल तक नहीं भूल सकती। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं भी वो सारे सपनों को पूरा करके दिखाऊँ। आपने माननीय स्वर्गीय साहिब सिंह जी की बात की। राजनीति में आपका प्रवेश किस तरीके से हुआ सर? देखिए, राजनीति में मैं जब छोटा था, तब मैं जब उठता था, तब मैं देखता था लोग हमारे बेडरूम में, हमारे सारे घर में भरे होते थे। तब से मैंने उनको क्या पब्लिक डीलिंग होती है, कैसे काम होते हैं, क्या होता है। मेरे को याद है कि जब इलेक्शन, जब मैं खाली अपना 6-7 वर्ष का था, तब इलेक्शन चल रहे थे, तो हमको पिताजी अपना पैम्पलेट दे दिया करते थे कि एक एक घर में जाके पैम्पलेट बांट के आओ। फिर हमको वो अपना ऑटो में बिठा दिया करते थे, ऑटो में माइक लगा देते थे और हमें एक कागज़ पे भाषण लिख के, वो अपना नारे लिख कर दे दिया करते थे कि अभी तुम्हारी आज छुट्टी है स्कूल की, तुम ये सुबह से शाम तक पूरे इलाके में अपना नारे अपना गाते रहो माइक में, ऑटो में बैठकर। तो हमें बहुत मज़ा आता था। छोटे थे तो हमें लगता नहीं था, हमें बहुत मज़ा आता था कि उस समय जब हमारे पास में साइकिल ही नहीं थी, तब हमें ऑटो रिक्शा में बैठने को मिलता था, तो बड़ा मज़ा आता था। तो हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक अपना नारे लगाते रहते थे। तो वहाँ से रुचि धीरे धीरे हमारी रुचि होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद में जब पिताजी के समय में मैंने अपना राष्ट्रीय युवा मोर्चा में काम किया, मेरे को युवा मोर्चा में अपना राजस्थान की जिम्मेदारी मिली, तो हमने वो काम किया। फिर अपना पिताजी के जाने के बाद में पार्टी ने मुझे दिल्ली प्रदेश का मंत्री बनाया, 2 बार महामंत्री बनाया। फिर अपना राजनाथ सिंह जी की टीम में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बना। तो धीरे धीरे ये सारी रुचि कोई एकदम से आ गई, ऐसा नहीं था कि रातों रात आ गई। ये रुचि अपना बचपन से ही मैं इसी माहौल में पैदा बड़ा हुआ, यही सारे काम को देखता रहा। और पिताजी के बाद लोगों की बहुत इच्छा थी कि मैं वो सारे काम को संभालूं, उनकी विरासत को संभालूं। तो लोगों की इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों ने मुझे 3 बार मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, 3 बार उन्होंने मुझे बहुत ही अपने भारी बहुमत से भी जिताया। और मेरा जो अपना पहला विधानसभा का इलेक्शन था, वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि मैं दूसरी जगह से लड़ रहा था जहाँ से मैं नहीं चाहता था। तो लोगों ने मुझे वहाँ से भी जिताया। 2 बार दिल्ली में लोकसभा के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटों से जीता। तो ये सारे कारण रहे। तो लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और वो हमेशा बना रहे, इसी के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। माननीय साहिब सिंह जी के ऐसे बहुत से कार्य हैं, जैसे एज ए शिक्षा मंत्री, जब मदन लाल खुराना जी गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री थे, तो बहुत से ऐसे कार्य हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए। केंद्र में जब श्रम मंत्री थे तो एक बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने पीएफ और इन सब चीज़ों को लेकर किया। किस तरीके से उन पिताजी के कार्यों को आप देखते हैं? देखिए, मुझे याद है कि उन्होंने असंगठित क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए थे। सारे असंगठित क्षेत्र दिल्ली में, देश में असंगठित क्षेत्र की संख्या लगभग अपना 44 करोड़ आज हो गई है। जो लोग रेडी पटरी पे काम करते हैं, जो लोग अपना मोची है, कोई और काम करते हैं, तो ये सारे 44 करोड़ ऐसे देश की वर्क फोर्स है जिसकी वजह से देश आज आगे बढ़ रहा है। और अगर वो रुक गए तो देश की अपना तरक्की भी रुक जाएगी। तो उनके लिए पिताजी स्कीम लेके आए कि सबको एक अपना सुरक्षा कार्ड मिले, उनका इंश्योरेंस हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको अपना पैसा मिले, उनको अस्पताल में दवाई मिले, उनका इलाज हो, सारी सुविधाएं उनको मिले।
तो मैं उस काम से बड़ा प्रभावित हुआ कि इतने बड़े वर्कफोर्स के बारे में किसी ने आज तक इतने सालों में नहीं सोचा आज़ादी के बाद में। उसके बारे में अपना पिताजी ने वो सारी स्कीम बनाई। हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उनको वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस स्कीम को आगे चलाने की परमिशन दी और वो स्कीम स्टार्ट हुई। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, अटल योजना, हमारी पेंशन, जितनी भी ये सारी स्कीमें असंगठित क्षेत्र के लिए जो लेके आई है, वो सब उसी के एक अपना कंटिन्यूएशन में ये सारी स्कीमें आ रही हैं। फिर उन्होंने जितने भी ईएसआई, जो हमारे पीएफ, हमारे कार्ड होल्डर्स हैं, उन सब के लिए उन्होंने कि सबको एक एक मकान मिले। जैसा सिंगापुर मॉडल है कि वहाँ पे जितने भी लोग पीएफआई ईएसआई जमा कराते हैं, सबके पास एक अपना मकान है, तो सबको एक एक मकान मिले। उसके ऊपर में उन्होंने काम करना शुरू किया और अपोलो हॉस्पिटल के साथ में सरिता विहार जसोला में उन्होंने लगभग 50 फ्लैट वहाँ पे प्रधानमंत्री अटल जी के हाथों से लोगों को दिए। तो उन्होंने इस स्कीम पर काम करना शुरू किया कि एक बहुत बड़ा जो हमारी तरक्की है इकॉनमी की, वो इससे हो सकती है अगर देश में 4-5 करोड़ नए फ्लैट बनेंगे और 4-5 करोड़ नए लोगों को फ्लैट मिलेंगे, तो लोगों का अपना फ्लैट होगा और इकॉनमी हमारी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। जो पैसा वो पीएफ फंड में जमा कराते हैं, अगर बैंक उनको लोन दे दे और वही पैसे से उनकी इंस्टॉलमेंट चली जाए, तो उनका मकान जो उनको 30 साल के बाद मिलेगा रिटायर होने के बाद में, वो आज ही उनका मकान हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का सपना पूरा हो जाता है। तो बहुत सारे उनके काम थे। उन्होंने नए नए ऑफिस, अगर जो हमारा द्वारका का ऑफिस है अपना ईएसआई का, पीएफ का, वो उन्होंने बनाया। जो अपना वजीरपुरा वाला ऑफिस है वो उन्होंने बनाया। तो उनको मुख्यमंत्री में रहते हुए भी खाली 2 साल के काम में कार्यकाल मिला और उनको लेबर मिनिस्टर में भी 2 साल का कार्यकाल केवल उनको काम करने को मिला। मगर ये 2 साल में ही मैं समझता हूँ उन्होंने 10-20 साल का काम कर दिया। सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, माननीय स्वर्गीय साहिब सिंह जी के बारे में पढ़ रहा था, तो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा निकल के आ रहा था, वो टाइटल का, वर्मा टाइटल का। तो सर वो किस्सा क्या है, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हम अपना वर्मा क्यों लगाते हैं? देखिए क्या हुआ कि हमारा जो गोत्र है वो लाकड़ा है और हमारा जो गांव है वो अपना दिल्ली में ही, हमारा जो आखिरी गांव है अपना मुंडका, वो अपना हरियाणा बॉर्डर बहादुरगढ़ से पहले हमारा गांव है। तो हमारे गांव में अपना लाकड़ा गोत्र है, हम भी लाकड़ा ही हैं। तो क्या हुआ कि जब पिताजी ने गांव छोड़ा और वो दिल्ली में केशवपुरम में रहने लग गए, तो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा, एक तो हमारे अपना जाति के लोग नहीं थे, जाट नहीं थे, और फिर वहाँ पे इस टाइप का कोई अपना गोत्र भी नहीं था। अब वहाँ से आप अगर चुनाव लड़ो और लोगों को ये पता लगे कि ये जाट हैं, जिस क्षेत्र में सारे पंजाबी, बनिया या अदर कम्युनिटी रहती हो, तो पहले चुनाव में क्योंकि उन्होंने काम नहीं देखा होता, फिर अपना दूसरे चुनाव में तो काम के नाम पर वोट मिल जाता है, मगर पहले चुनाव में लोग इस जाति को भी देखते हैं। तो पिताजी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नाम के आगे अपना वर्मा लगा लूं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कौन हूं, और मैं ये नहीं बताना चाहता। तो वर्मा जो है वो किसी जाति से संबंधित नहीं होता, वो किसी धर्म से संबंधित नहीं होता। मैंने देखा बहुत सारे धर्म और बहुत सारे जाति के लोग आगे वर्मा लिखते हैं, तो मैं उनसे पूछता भी नहीं कि वो क्या हैं। तो इसमें लोगों को ये अपना कन्फ्यूजन रहती है कि ये लोग क्या हैं, तो वो अपना कन्फ्यूजन बनी रहे। हम कोई भी वो जो है, फिर बाद में उन्होंने वर्मा भी लगाना छोड़ दिया था। अपने जो आखिरी के मेरे पिताजी के वर्ष रहे, उन्होंने वर्मा भी लगाना छोड़ दिया, खाली वो सिंह लिखते थे। तो वो आखिर में उन्होंने सिंह लिखना शुरू किया, वर्मा को भी हटा दिया। अब क्योंकि उनको सभी अपना वर्मा जी बोलते रहते थे, इसलिए सारे लोग अपना मुझे भी वर्मा जी कहते रहते हैं। तो उन्होंने, लोगों ने, मैं भी बहुत सारी जगह वो अपना कोशिश करता हूँ, मेरे पासपोर्ट पे तो खाली परवेश ही लिखा है, उस पर तो ना सिंह है ना वर्मा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं खाली अपना परवेश लिखता हूँ, मगर लोगों के मुंह पे अभी तक अपना वर्मा जी रहता है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, कोरोना महामारी विश्व भर में चल रही है, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से कोरोना से बचाव किया जा सके? मास्क नीचे नहीं करना चाहिए और हम हमेशा मास्क को पहने रखें, मास्क को अपना नाक तक पहने रखें, क्योंकि हम कई बार अपना नाक से भी नीचे कर देते हैं ताकि हमें सांस अच्छे से आ जाए। तो वायरस या तो आपके नाक से और मुंह से, ये 2 ही स्थान है जहाँ से सबसे पहले आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। तो हम एक तो मास्क ना उतारें बिल्कुल भी, हमेशा मास्क, सुबह हम घर से निकलें, शाम को जब अपना घर पे लौटें, अगर वो डिस्पोजेबल मास्क हैं तो उसको अपना फेंक दें।
अगर वो अपना रीयूज़ वाला मास्क है तो उसको अपना धो दें, एक अपना सैनिटाइज़र से या डिटोल से उसको धो के साफ़ करके सुखाएं, फिर अगले दिन पहने। दूसरा, लोगों से दूरी बनाए रखें। तीसरा, अगर हम किसी व्यक्ति, किसी सामान को, किसी चीज़ को, वस्तु को टच करते हैं, पकड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, तो उसके बाद में अपने हाथ को या तो धो लें या अपना सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। तो 3 ये मुख्य बातें हैं, अगर इनका पालन करें तो इससे बचा जा सकता है। सर 1-2 दिन बाद आपका जन्मदिन भी है, तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता और सांसद प्रवेश वर्मा। अगली बार आपको फिर मिलवाएंगे किसी सांसद से। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।